हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर, आज का आपका सब्जेक्ट है पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर ड्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं। तो इस श्रृंखला में आज हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो पहला प्रश्न है वो यह है कि बागवानी के पीड़क कीटों का जीवन चक्र, क्षति की प्रकृति एवं नियंत्रण को समझाइएगा। प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि बागवानी के जो पीड़क कीटों का जीवन चक्र है, क्षति की प्रकृति है एवं उनके नियंत्रण या रोकथाम को समझाइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार होगा कि फलों की अनेक किस्में अपने यहाँ उगाई जाती हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, अखरोट, खुबानी आदि। ये सभी शीतोष्ण फल कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें केवल बहुत कम तापमान पर ही उगाया जा सकता है। इनके अलावा अपेक्षाकृत गर्म जलवायु में भी कुछ फल उगाए जाते हैं, जैसे कि नींबू, अनार, अमरूद, आम इत्यादि। इन्हें उष्ण अथवा उपोष्ण फल भी कहते हैं। तो क्या है कि जैसे कि अपने यहाँ जो फल उगाए जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका सेब, अखरोट, बुखारा, आलू, खुबानी, सेब, नाशपाती इत्यादि, यह सभी शीतोष्ण फल हैं। और जो फल आपके उष्णकटिबंधीय में उगाए जाते हैं, जैसे कि गर्म जलवायु में, जैसे कि नींबू, आम, अमरूद इत्यादि, यह सभी आपके उष्ण तथा उपोष्ण फल कहलाते हैं। तो पीड़कों की अनेक स्पीसीज फल वाले पौधों पर आक्रमण करती है। वो किस प्रकार करती है, तो जानिएगा। जो फलों के कुछ महत्वपूर्ण पीड़क हैं वो इस प्रकार फलों को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं। सबसे पहले फल का नाम आपको दिया गया है, पीड़क का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम, फिर पौधों की क्षतिग्रस्त होने वाला भाग। इसके बाद इन जो पीड़क हैं इनका सभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा जो फल है उसमें कौन सा पीड़क लगता है और कहाँ पर वो हानि पहुँचाते हैं सबसे ज़्यादा। जो फल है आम, आम में जो पीड़क लगता है वो है एमरिटोडस क्लाइस्पियलेसिस, और इसका जो सामान्य नाम है वो है मैंगो लीफ हॉपर। और ये जो जहाँ पे ये क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा नष्ट करता है पत्तियों को, आम की जो पत्तियां हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को क्षति पहुंचाता है। उसका जो आम का जो दूसरा कीट है वो है ड्रोसिका मेंजीफेरा। इसका जो सामान्य नाम है वो है मैंगो मिली बग। और ये जो क्या कहते हैं क्षति फैलाता है वो पत्तियां और प्रारोह और फूल पर फैलाता है। उसके बाद जो नींबू की जाति के जितने भी फल हैं, अर्थात नींबू जाति के कोई भी फल, आम हो गया, सॉरी संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, अर्थात नींबू की जाति के जितने भी फल हैं उन पर जो कीट लगते हैं वो है जैसे कि पिपलियो टोमिलियस। इसका जो ये सामान्य नाम है वो है लेमन बटरफ्लाई, और ये भी क्षति पत्तियों पर फैलाता है। उसका जो सेब है, सेब का जो फल है इसमें जो कीट लगता है वो है क्वाड्रे स्पीडियोटट, और इसका जो सामान्य नाम है वो है सेंजोस। और ये जो क्या कहते हैं क्षति फैलाता है यह पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों पर फैलाता है। अब बात करते हैं कि जो पहला कीट था एमरिटोडस क्लाइपियलेस, तो इसके जो क्या कहते हैं इसका तो जानकारी ले लेते हैं कि ये कीट है किस प्रकार का होता है, इसका जो क्या कहते हैं विस्तार और इसका जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार है। तो इसका जो सामान्य नाम है वो हम सभी जान चुके हैं कि इसका जो सामान्य नाम है वो है मैंगो लीफ हॉपर, और इसका जो हिंदी नाम है इसको हिंदी में बोलते हैं आम का चेपा। क्या कहते हैं, आम का चेपा। इसका जो गण है वो है हेमीपेटेरा। क्या है, हेमीपेटेरा। अब बात करते हैं इसके वयस्क रूप की। तो वयस्क, इसके जो वयस्क होते हैं अर्थात वयस्क टिड्डे छोटे आकार के घूसर के से रंग के होते हैं, जिनकी लंबाई 3.5 से 5.0 मिमी तक होती है। इनके पष्ट सिरा निकुला होता है तथा सिर की तरफ शरीर चौड़ा तथा चपटा होता है। वयस्क टिड्डे सर्दियों में शीत सुप्त अवस्था में की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि फरवरी में वो सक्रिय बने रहते हैं और तभी मादाएं अंडे देती हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन वृत्त की। मादाएं अपने अंडों को पुष्प मुकुलों और पुष्पक्रम के वृत्त के भीतर घुसा देती हैं। 4 से 7 दिनों में इनसे निम्फ निकल आते हैं, और अंडे में से हाल में ही निकले निम्फ नन्हे आकार के पीले से रंग के होते हैं, जो मुलायम प्रारोह पुष्प मुकुल तथा पुष्पों को से रस चूसते हैं। अर्थात ये नन्हे ही आकार से होते हुए ही जो वृक्ष हैं उन या पौधों हैं उनमें हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इनमें जो पंख जब विकसित होते हैं, इनमें जब पंख विकसित नहीं होते हैं तो ये 20 से 30 दिन तक वयस्क बन जाते हैं। आमतौर से
पीड़क की केवल एक ही पीढ़ी होती है, लेकिन कभी कभी जुलाई में इनकी दूसरी पीढ़ी भी पाई जाती है। अंडे से लेकर वयस्क तक का जीवन चक्र लगभग 12 से 17 दिनों में इनका पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं क्षत स्वरूप की कि यह किस प्रकार से क्षति फैलाते हैं। तो निम्फ और वयस्क दोनों ही आम की फसल को क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि मुलायम प्ररोह मुकुलों और फूलों से रस चूसते हैं। इस पीड़क के गंभीर आक्रमण के फलस्वरूप संपूर्ण पुष्पक्रम और यहाँ तक कि छोटे छोटे फल भी सूख जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे हनीड्यू अर्थात एक मीठा स्राव विस्रावित करते हैं, जिस पर कली कालिक सी जम जाती है, जिसका प्रभाव पत्तियों की श्वसन प्रक्रिया पर पड़ता है। निम्फ मार्च से लेकर नवंबर तक सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। मैंगो हॉपर आम का चेपा, इसका जो हिंदी में नाम है क्या है, आम का चेपा का आक्रमण मार्च से प्रारंभ हो जाता है और जून तक चलता है, जब वयस्क बड़ी संख्या में दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की कि आप इसकी रोकथाम के लिए कौन से उपाय करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही पीड़क का प्रभाव दिखाई पड़े तो सबसे पहले आपको 0.05% फास्मेडियन 100 AEC क्या है, आम के वृक्षों पर आपको 0.05% फास्मेडियन और 100 EC अथवा 0.05% मेलिथियन 20 EC को 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति वृक्ष की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे कीट की। तो दूसरा कीट क्या है, ड्रोसिका मेजिफेरा। क्या है, ड्रोसिका मेजिफेरा। इसका जो सामान्य नाम है वो है मैंगो मिलीबग, और इसका जो हिंदी नाम है वो है आम का सफ़ेद कीड़ा। इसका हिंदी नाम क्या है, आम का सफ़ेद कीड़ा। इसका भी गण हेमिपेटेरा है। अब बात करते हैं इसके वयस्क की। तो इसकी जो वयस्क अवस्था में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है। मादाएं लंबी मोटी सी मुलायम सफ़ेद रंग की पंखीन होती हैं, और ये 12.5 मिमी लंबी और 6.0 मिमी तक चौड़ी होती हैं तथा एक सफ़ेद से रंग का पाउडर चढ़ा होता है। इनके निम्फ आकृति में तो वयस्क मादाओं के समान होते हैं, लेकिन आकार में छोटे होते हैं। वयस्क नर पंख युक्त होते हैं और इनका जो शरीर होता है वो गहरे लाल रंग का, पंखों का फैलाव 6 से 12.5 मिमी का शरीर धुएं के रंग से होता है। अर्थात इनका जो शरीर का रंग होता है वो शरीर धुएं के से रंग का होता है तथा उस पर लंबी श्रृंगिकाएँ मौजूद होती हैं। इनका नर संयुग्मन के तुरंत बाद मर जाते हैं, अर्थात जो नर होते हैं वो संयुग्मन के तुरंत बाद मर जाते हैं और मादाएं अंड निक्षेपण के तुरंत बाद मर जाती हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन वृत्त की। तो वे वयस्क मादाएं जो अंडे देने वाली होती हैं वृक्ष के तने के सहारे नीचे उतरकर जमीन पर आ जाती हैं और वहीं पे अपने अंडे देती हैं। अंडे थोड़ा समय लेते और तापक्रम तथा मिट्टी की आर्द्रता पर निर्भर होते हुए उनमें से निम्फ निकल आते हैं। अल्पवयस्क निम्फ किसी उपयुक्त खाद्य पौधों की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। खाद्य पौधे के मिलने पर वे उस पर कुछ समय तक बने रहते हैं। तत्पश्चात वे वृक्ष के तनों के सहारे ऊपर की तरफ अपनी प्रवास यात्रा आरंभ कर देते हैं, जो कुछ सप्ताह तक चलती है। मुलायम पत्तियों पर पहुंचने के बाद निम्फ पौधे की अर्थात जो पौधे का रस चूसने लगते हैं। निम्फ अपनी अवस्था जो लगभग 3 महीने तक चलाते हैं और इसके दौरान इनसे 3 बार निर्मोक उत्सर्जन होता है। इसके बाद निम्फ जो नरों के रूप में वृद्धि करते हैं एक प्रकार से प्यूपा भवन की अवस्था से गुजरते हैं। अंततः मुख्य युक्त वयस्कों को उत्पन्न करते हैं, जबकि मादा उत्पन्न करने वाले निम्फों में कोई खास परिवर्तन नहीं पाया जाता है, केवल आकार का ही अंतर होता है। इनकी वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी होती है। अब बात करते हैं इनके क्षति स्वरूप की कि यह किस प्रकार से क्षति करते हैं। तो निम्फ और वयस्क मादाएं टहनियों, प्रारोहों तथा फूलों से रस चूसती हैं, जिसके कारण वे सूख जाते हैं। इनका आक्रमण मार्च और अप्रैल में अधिक गंभीर होता है। इसके विपरीत पीड़क एक मीठे पदार्थ का भी फायदा जो पीड़क होते हैं एक मीठे पदार्थ का भी याद करता है, जो पत्तियों और पुष्पक्रम पर गिर जाते हैं और उस पर कवक उग जाते हैं। अब बात करते हैं इनके रोकथाम की कि इनकी रोकथाम के लिए आप क्या क्या उपाय अपनाएंगे। तो सबसे पहले जुलाई से लेकर नवंबर तक संक्रमित वृक्षों के नीचे की मिट्टी को 15 सेमी खुरचकर अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद संक्रमित वृक्षों पर 0.5% फास्मिडॉन और 100 EC अथवा 0.5% मेलिथियन
और 0.5% ईसी अथवा 0.07 एंडोसल्फान 35 ईसी को 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति वृक्ष की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जो तीसरा किट है वो है पेप्लियोडिमोलियस। क्या है पेप्लियोडिमोलियस? इसका जो सामान्य नाम है वो है लेमन बटरफ्लाई। इसका जो गण है वो है लेपिडोप्टेरा। अब इसका बात करते हैं वयस्क की कि इसके जो वयस्क होते हैं वो कैसे होते हैं। तो लेमन बटरफ्लाई बड़े आकार के होते हैं और पंखों पर सुस्पष्ट काले और नींबुआ पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तथा पश्च पंखों पर 2 नेत्र जैसे निशान बने रहते हैं। अब बात करते हैं कि जीवन वृत्त की कि इनका जीवन जो वृत्त होता है वो कैसा होता है। तो मादा जो होती हैं तो मादा तितली मुलायम पत्तियों तथा प्रारोहों पर पीले से सफ़ेद रंग के अंडे देती हैं। ये अंडे एक एक करके छितरे हुए दिए जाते हैं। अंडे में से हाल ही निकले लाखे गहरे भूरे रंग के होते हैं और वे नींबू के पौधों की पत्तियों का भरण करते हैं तथा उनके शरीर के ऊपर बेढोल प्रकार के सफ़ेद से रंग के निशान बनने जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे कैटरपिलर ना हो बल्कि किसी पक्षी के बेढोल उत्सर्गी संहितियों हों। प्यूपा एक रेशमी धागे जिसका स्राव वह स्वयं करता है के जरिए किसी टहनी पर लटका रहता है और जिसका जीवन चक्र 20 से 40 दिन के भीतर ही पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं क्षति स्वरूप की कि यह किस प्रकार से क्षति फैलाते हैं। तो क्षति कैटरपिलर के कारण ही होती है जो नींबू के पौधों की पत्तियों का भरण करते हैं या भक्षण करते हैं। पीड़क के गंभीर संक्रमण के मामले में सर्वथा सभी पत्तियां लार्वे खा जाते हैं। यही पीड़क मार्च से लेकर नवंबर तक सक्रिय रहते हैं। अब बात करते हैं कि रोकथाम की कि आप की रोकथाम के लिए कौन से उपाय अपनाएंगे। जो पहला रोकथाम का उपाय है वो यह है कि कैटरपिलर और प्यूपा को हाथ से पकड़कर नष्ट कर देना चाहिए। यह बहुत ही प्रभावी होता है। उसके बाद गंभीर संक्रमण होने पर पौधों पर 0.05% फास्मिडोन 100 ईसी तथा या इसके अलावा आप 0.07% एंडोसल्फान 35 ईसी को 10 से 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति वृक्ष की दर से छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो चौथा कीट है वो है कैड्रीस्पिडियोटस पर्निसियोसस। इसका जो सामान्य नाम है वो है सेनेजोस स्केल। इसका जो गण है वो है होमोपेटेरा। क्या है? होमोपेटेरा। अब बात करते हैं इसके बैस्क की। इसके जो बैस्क होते हैं वो कैसे होते हैं या किस प्रकार के होते हैं। तो ये कीट बहुत छोटे आकार के होते हैं और इनके जो मुखांग तो बहुत अधिक ही छोटे आकार के होते हैं जिनसे वे पादप रस चूसते हैं। मामूली तौर पर संक्रमित सेब के वृक्षों की सतह पर धूसर से रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और कभी कभी प्रत्येक धब्बे के चारों तरफ विशेष रूप से मुलायम प्रारूप पर लाल क्षेत्र दिखाई देता है जो गंभीर संक्रमण की स्थिति में छाल की संपूर्ण सतह पर एक दूसरे से आच्छादित सल्कों की एक दूसर परत से ढकी होती है तथा भीगा होने पर ऐसा लगता है कि मानो सभी शाखाओं पर लकड़ी की राख छिड़की दी गई हो। जो मादा सल्क होती हैं इनको इसी नाम से जाना जाता है कि इन्हें मादा सल्क ही कहते हैं। सर्वथा ये गोलाकार की होती हैं और इनके जो केंद्र में एक चुंचुक जैसा उभरा हुआ बहिक्षेपण बना होता है। नर सल्क प्रायः दीर्घवृत्ताकार के होते हैं और उनका वंचुक जैसा बहिक्षेपण सल्क अपेक्षाकृत चौड़े भागों पर स्थित होता है। इस प्रकार इस स्पीशीज में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। निम्फ सक्रिय निम्फ अपने सल्कों के भीतर से बाहर निकल आते हैं और मादाओं के साथ संयुग्मन करते हैं जो जीवन पर्यंत सल्कों के नीचे बनी रहती हैं। मादाएं अंडा सजीव प्रजक होती हैं अर्थात वे अपने अंडों को अपने शरीर के भीतर ही परिवर्धित करती हैं तथा अल्पवयस्क मादा सल्कों में से बाहर निकल आते हैं। निषेचन के बाद मादाएं 8 से 10 दिन प्रतिदिन की दर से अल्पवयस्कों को उत्पन्न करना प्रारंभ करती हैं। एक मादा 300 से 400 निम्फ उत्पन्न कर सकती है। अल्पवयस्क निम्फ प्रायः छोटे आकार के होते हैं और शीघ्र ही अपने चूसक मुखांग को पौधे के भीतर घुसाकर पादप रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में निम्फ को कार्डलस भी कहते हैं। इस अवस्था के बाद ये जीव या तो मादाओं में जो जीवन पर्यंत निश्चल बनी रहती हैं अथवा नरों में जो बाद में जिनमें पंख विकसित हो जाते हैं और रूपांतरित हो जाते हैं। अब बात करते हैं
प्रश्न नंबर 2 की। जो प्रश्न नंबर 2 है वो यह है कि स्नेल्स व के जीवन चक्र, हानि के स्वभाव एवं नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिएगा। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुँच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। तो इसका जो उत्तर है वो यह है, जैसे कि स्नेल और स्लग होते हैं, ये मोलस्का समुदाय के होते हैं। स्नेल और स्लग यह दोनों ही मोलस्का समुदाय के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके लक्षण की, कि इनके जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो ये खंडहीन उपांग वाले जीव होते हैं। उसके बाद इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है। तीसरा है, इनका शरीर मुलायम होता है एवं साधारणतः कैल्केरियस सेल से पूरा अथवा थोड़ा ढका हो रहता है। श्वसन क्रिया प्रायः गिल्स द्वारा होती है। ये प्रायः जलीय जीव होते हैं, लेकिन कुछ जमीन में भी रहते हैं। रक्त संचार व्यवस्था खुली हुई होती है इनकी। और सातवां है, भोजन नलिका प्रायः साधारण नली या यू आकार की होती है। ये द्विलैंगिक होते हैं। इनके विकास में 2 लार्वा अवस्थाएं मिलती हैं तथा विकास या तो सीधा या रूपांतरण युक्त होता है। और इसके बाद स्नेल के जो शरीर का कड़ा कवच चढ़ा हुआ रहता है, जबकि स्लग बिना कवच वाले होते हैं। स्नेल क्या होते हैं, इनके शरीर पर कड़ा कवच चढ़ा होता है और स्लग बिना कवच वाले होते हैं। और ये सभी स्नेल पौधों को, विशेषकर धान तथा शाकभाजी की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पानी अथवा नम स्थानों पर रहते हैं तथा पत्तियों और तनों को खाते हैं। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मद्रास तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में इनकी काफ़ी समस्या है। ये प्रायः रात्रि के समय निकलते हैं तथा दिन में पत्तियों आदि के नीचे छिपे रहते हैं। अब बात करते हैं इनके नियंत्रण की, कि इनकी नियंत्रण किस प्रकार या इनका उपाय जो रोकथाम का वो किस प्रकार करेंगे। तो विष प्रलोभक जैसे कि 6% लेड आर्सेनेट या 5% मीथाल्डिहाइड या 3.5% पैरिस ग्रीन को गेहूं की चोकर और सीरे के साथ मिलाकर रखने से इनको नष्ट किया जा सकता है। ज्वाइंट अफ्रीकन स्नेल को खाने वाले 2 अन्य घोंगे भी प्रभावकारी पाए गए हैं और इनका जो नाम है वो इस प्रकार है, जैसे कि यूग्लैंडिनिया रोसिया और दूसरा जो है वो गोनेक्सिस है। स्लग भी जीवित या मृत वनस्पति पदार्थ को खाते हैं। ये प्रायः नम और दलदली जगहों पर सोए रहते हैं। उससे पहले बात की क्या की थी, स्नेल की। अब है स्लग की। जो स्लग हैं यह भी जीवित या मृत वनस्पतियों के पदार्थों को ही खाते हैं और ये प्रायः नम और दलदली जगहों पर सोए रहते हैं तथा रात के समय बाहर निकलते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में सब्जियों तथा केलों को यह नुकसान पहुंचाते हैं। ये उगते हुए पौधों को भूमि की सतह पर काट देते हैं, जिससे कि छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके नियंत्रण की, या इनका नियंत्रण है या रोकथाम आप किस प्रकार करेंगे। तो सबसे सस्ता नियंत्रण यह है कि पौधे की जड़ों की चारों ओर राख फैला देनी चाहिए। स्नेल की तरह विष प्रलोभिकाओं का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि मिट्टी के तेल का प्रयोग भी इनके नियंत्रण के लिए प्रभावकारी पाया जाता है। खपरा भृंग के लक्षण, क्षति एवं महत्व, जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। खपरा भृंग जो कीट है उसके जो क्षति का महत्व और जीवन चक्र के बारे में वर्णन करना है। यदि आपकी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके उत्तर की ओर। सबसे पहले आप डालेंगे खपरा भृंग हेडिंग के रूप में। उसका लिखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका जो गण है वो है कोलियोप्टेरा। इसका जो कुल है वो है डरमेस्टिडी। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका जो गण है वो है कोलियोप्टेरा और इसका जो कुल है वो है डरमेस्टिडी। अब बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थल की, कि इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ का है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो आदि स्थल भारत में ही है, परंतु यह संसार के उन सभी देशों में पाया जाता है जहाँ का तापमान 32 से 44 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। अर्थात यह जो कीट है
ये जरूरी नहीं कि भारत में ही रहे, यह विश्व के हर उन देशों में पाया जाता है जहाँ का तापमान 32 से 44 डिग्री सेल्सियस रहता है। अर्थात जैसे कि भारत, अफ्रीका, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन आदि देशों में यह उचित मात्रा में मिलता है। भारत में यह लगभग सभी प्रदेशों में मिलता है। तो आशा करते हैं हम समझ चुके होंगे कि यह जो कीट है वो विश्व के उन सभी देशों में पाया जाता है जहाँ का तापमान 32 से 44 डिग्री सेल्सियस रहता है, और यह भारत, अफ्रीका, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन आदि देशों में बहुत ही अधिक प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के, कि इसके जो लक्षण हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसका जो पहला लक्षण है वो ऐसा है कि खपरा भृंग कीट के पूर्ण विकसित भृंगक, खपरा भृंग कीट की पूर्ण विकसित भृंगक जिसको ग्रुप बोलते हैं, कत्थई रंग तथा लंबे कड़े बालों से युक्त लगभग 4.0 मिलीमीटर लंबा होता है। इसका जो दूसरा है लक्षण वो यह है कि प्रोण भृंग छोटा गहरे कत्थई रंग का लगभग 2 से 3 मिलीमीटर लंबा होता है। अगला है कि नर भृंग का आकार में छोटा होता है और मादा का जो आकार है वो लगभग आधा या अधिक गहरे रंग का होता है। नर भृंग का जो आकार होता है वो मादा से छोटा होता है और जो मादा का आकार होता है वो नर भृंग से बड़ा होता है। अब बात करते हैं इसके क्षति एवं महत्व की। इस जो खपरा भृंग कीट है इसकी क्षति वो किस प्रकार से क्षति प्रदर्शित करता है, अर्थात जिस फसल में कीट लगता है उसमें किस प्रकार की क्षति दिखाई देती है वो निम्न प्रकार, जैसे कि गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, चना, पोस्ता दालें, पिस्ता तथा अन्य सूखे फल आदि को यह कीट क्षति पहुंचाता है। क्षति केवल भृंगक द्वारा ही होती है। इसके द्वारा सर्वाधिक क्षति जुलाई से अक्टूबर तक होती है, जब मौसम गर्म व नम रहता है। गिडार दोनों में भ्रूण अथवा अन्य किसी कमजोर भाग को काटकर प्रवेश कर जाते हैं तथा भ्रूण वाला पूरा भाग खा लेते हैं। भ्रूण वाला पूरा भाग खा जाने से बीज के उगने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा इसकी पौष्टिकता में कमी आ जाती है। इसका आक्रमण अनाज की लगभग 50 सेमी ऊपरी सतह तक सीमित रहती है। तो इसका जो क्या कहते हैं जो क्षति फैलाता है वो इस प्रकार से फैलाता है, जैसे कि यह जो गिडार दोनों में भ्रूण अथवा अन्य किसी कमजोर भाग, जो फसल का कमजोर भाग होता है उसको काटकर उसमें प्रवेश कर जाता है। उसके बाद जो भ्रूण का जो पूरा भाग होता है वो उसको खा लेता है, जिससे जो पूर्ण भाग खाने से फसल के उगने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे कि जो फसल के जो बीज होते हैं वो उगने के लायक नहीं रहते हैं, अर्थात जो उसकी पौष्टिकता होती है उसमें कमी आ जाती है तथा इसका आक्रमण जो होता है वो अनाज की लगभग 50 सेमी ऊपरी सतह तक ही सीमित रहता है। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। इसका जो जीवन चक्र होता है वो इस प्रकार होता है, जैसे कि निर्गमन के 2 से 3 दिन बाद मादा जो होती है वो मैथुन क्रिया करती है तथा इसके 1 से 3 दिन बाद अंडे देना आरंभ कर देती है। अंडे दानों के ऊपरी अलग अलग अथवा 2 से 5 के झुंड में दिए जाते हैं। तो ये इसका जो जीवन चक्र है वो ऐसा ही, जैसे कि जो निर्गमन के 2 से 3 दिन बाद जो मादा मैथुन क्रिया करती है उसके 1 से 3 दिन के अंदर ही वो अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अंडे दानों के ऊपर अलग अलग अथवा 2 से 5 के झुंड में दिए जाते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 120 से 150 अंडे देती है। अंडों का उष्मायान काल गर्मी में 3 से 5 दिन तथा सर्दियों में 6 से दिन तक होता है। नर डिंबक 20 से 30 दिन तथा मादा 20 से 40 दिन में विकसित हो जाती हैं। दोनों के बीच गर्भ के अंतिम निर्मोह में कोशिका बनता है। कोशित काल 4 से 6 दिन का होता है। इसकी एक वर्ष में 4 से 5 पीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं प्रबंधन की, कि इसकी जो रोकथाम के उपाय हैं वो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले गोदामों की अच्छी सफाई करनी चाहिए तथा स्वच्छ वायु के आवागमन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है कि गोदाम की दीवारों, फर्श एवं छत में मौजूद समस्त दरारों, गड्ढों एवं छिद्रों को सीमेंट भरकर साफ कर देना चाहिए ताकि कीट की कोई भी अवस्था इनमें छिपकर ना रह सके। उसके बाद अनाज की जो खलिहानों से लाकर अच्छी तरह से साफ कर तेज में धूप में सुखा लेना चाहिए
ताकि उसकी जो नमी है वो 8 से 10% के से मध्य रहे, अधिक नहीं होनी चाहिए। नमी की इस प्रतिशत मात्रा पर कीट का प्रकोप कम होता है। हालांकि कीट 2.5% नमी की मात्रा में भी नुकसान कर सकता है। अनाज की जो बोरियां हैं वो लकड़ी के पाटों पर तथा दीवार से 50 सेमी की दूर पर रखनी चाहिए। तो अनाज की जो बोरियां हैं वो कितनी दूरी पर रखनी चाहिए? वो 50 सेमी की दूरी पर रखनी चाहिए। उसके बाद जो अनाज को जो नीम की निम्बोली के चूर्ण के साथ 100:1 के अनुपात में मिलाकर भंडारित करने से कीट का जो प्रकोप होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। उपयुक्त सावधानियां रखने के पश्चात भी जो भंडार गृह हैं उनमें मौजूद कीटों के नुकसान के लिए IDCT मिश्रण इथाइलीन डाई ब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड का 30 से 40 किलोग्राम प्रति 100 घन मीटर के हिसाब से मिथाइल ब्रोमाइड 3.5 किलोग्राम प्रति 100 घन मीटर या इथाइलीन डाई ब्रोमाइड, इसे को शॉर्ट में बोलते हैं EDB, को 3 मिलीलीटर प्रति क्विंटल अनाज की दर से प्रयोग कर रोका जा सकता है। इनका इस्तेमाल पीसे खाद्यान्नों पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 यह है कि बरूथीनाशी क्या है? बरूथीनाशी क्या है? तो सबसे पहले बता दें कि बरूथीनाशी क्या है। तो वे रसायन जो पादप भक्षी बरूथियों को मारते हैं उनको बरूथीनाशी कहते हैं। तो बरूथीनाशी किसे कहते हैं? तो वे रसायन जो पादप भक्षी बरूथियों को मारते हैं उनको बरूथीनाशी कहते हैं। अब बात करते हैं जो बरूथीनाशियों की अगर टिप्पणी के बारे में पूछा जाए कि टिप्पणी कीजिए या वर्णन कीजिएगा तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो जो बर्थियां पौधों की पत्तियां, कलियां एवं फूलों का रस चूसकर उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी फैला देती हैं। इनका माप बहुत छोटा होता है, उतनी ही संख्या में ज़्यादा होती हैं, वह बहुत हानि पहुंचाती हैं। इनको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। इनके नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम गंधक का प्रयोग सन 1920 में शुरू हुआ था, जो कि अब तक चला आ रहा है। इसके पश्चात क्लोरोनित हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग शुरू हुआ व कई अन्य बरूथीनाशियों का संश्लेषण भी हुआ, जैसे कि डाइकोफाल, क्लोरोजेमजिलेट व कार्बोफिनोथियोन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। जो प्रश्न नंबर 3 में यह पूछा गया है कि कीटनाशी संरूपण का वर्णन कीजिए। कीटनाशी संरूपण का वर्णन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होने वाला है कि कीटनाशियों को सुगमता से प्रयोग में लाने हेतु कई संरूपणों में रूपांतरित किया जाता है तथा किसी भी कीटनाशी के सफल प्रयोग के लिए उपयुक्त कीटनाशी संरूपण जरूरी होता है। जैसे कि कीटनाशियाँ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। संरूपण ठोस व द्रव रूप में उपलब्ध है, जिनका संक्षिप्त जो वर्णन है वो इस प्रकार से दिया गया। जो ठोस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कीटनाशी धूलि। इसमें कीटनाशी की सांद्रता 0.1 से लेकर 25% तक हो सकती है। धूलि सामान्यतः 2 से 5 एवं 10% चूर्ण के बाजार में उपलब्ध होती है। इसका उपयोग प्रातः काल करना अधिक लाभकारी होता है। अब जो दूसरा है वो यह है दानेदार कीटनाशी। इस संरूपण को कीटनाशी निहित असक्रिय पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। दानों का आकार 0.25 से 2.38 मिलीमीटर परिधि का होना चाहिए। यह होता है। इन दानों में 2 से 10% तक कीटनाशी की मात्रा हो सकती है। इनको भूमि अथवा पौधों पर छितराकर प्रयोग में लाए जाते हैं। इस हेतु पानी की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसके लिए जो पानी की आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है घुलनशील चूर्ण। तो लगभग सभी कार्बन कीटनाशी जल में अघुलनशील होते हैं, जिसके कारण शीघ्र ही यह पैंदे पर बैठने लगते हैं तथा इसमें एक आर्द्रक को साथ में मिलाते हैं जो इनके कणों को पानी में घोले रखता है। सामान्यतः इस संरूपण में 25, 40 व 50% कीटनाशी की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके बाद जो इसकी क्रियाशीलता होती है वो 1 से 2% पृष्ठ सक्रिय भिगोने वाले अथवा विस्थापित करने वाले कारकों को मिलाकर बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं द्रव संरूपण की। जो पहला है वो है पाइसीकरणीय। क्या है?
पाइसीकरणीय। तो सांद्र पाइसीकरणीय सांद्र कीटनाशियों का एक सामान्य संरूपण होता है जो कीटनाशी स्केल विलायक तथा पाइसीकारकों के मिश्रण से बनाया जाता है। पाइसीकारक इस विलयन अर्थात घोल को स्थिरता, गीला करने एवं फैलने के गुण प्रदान करता है। जब इसे जल में मिला दिया जाता है तो ऐसा पायस में परिवर्तित हो जाता है जैसे कि तेल को जल में मिला दिया गया हो। फसलों को उपचारित करने के लिए जल्दी से विघटित होने वाले सांद्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे उपचारित भाग पर कीटनाशी के विषाक्त अवशेषों में कमी आ सके। अब बात करते हैं विलयन की। तो वे संश्लेषित कार्बनिक कीटनाशी जो जल में विलयशील नहीं होते हैं उनका उपयोग कार्बनिक विलायकों जैसे कि तेल, ईथर अथवा पैराफिन तेल में मिलाकर किया जाना चाहिए और इनका ज्यों का त्यों सीधा उपयोग घरेलू कीटों, मच्छरों तथा जलीय कीटों के नियंत्रण हेतु हस्त फुहाकर द्वारा किया जाना चाहिए जैसे कि फिनिट। उसके बाद बात करते हैं सांद्र कीटनाशी द्रव। तो यह कीटनाशियों का एक ऐसा द्रव संरूपण है जिसमें जल मिलाकर इसकी शक्ति को तनु नहीं किया जा सकता है तथा इससे बहुत ही निम्न घनत्व में प्रयोग में लाया जाता है जैसे कि फास्मेमिडान या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में विलयन तथा मेलाथियान का 95% सांद्र कीटनाशी द्रव होता है। अब बात करते हैं वायु विलय की। तो कीटनाशियों की सूक्ष्म कणिकाएं हैं जो हवा में धुंध या कोहरा के रूप में झूलते रहते हैं। उच्च दाब पर छिद्र से निकलने वाली गैस तीव्रता से वाष्पित होते हुए हवा में कीटनाशी की सूक्ष्म कणिकाओं को छोड़ देती हैं जो धीरे धीरे फसलों पर जम जाती हैं। वह ऐसी विषाक्त पत्तियों को खाकर नाशी कीट मर जाते हैं। वह वायु विलय एरोसॉल का उपयोग हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर से किसी बड़े क्षेत्र में कीट विशेष के नियंत्रण हेतु छिड़काव किया जाता है। उदाहरण टिड्डी का प्रकोप इत्यादि। अगला है ध्रुमक। जो ध्रुमक होता है यह कीटनाशियों की वाष्पशील अवस्था को ध्रुमक कहा जाता है। तो ध्रुमक क्या है? तो कीटनाशियों की वाष्पशील अवस्था को ध्रुमक कहते हैं। ध्रुमक वे संरूपण हैं जिनमें दाब के अंतर्गत द्रव अवस्था में रखा जाता है। इनका प्रयोग संचायित अनाज के भंडार गृहों, कोठियों, गोदामों एवं जहाज के लादने में किया जाता है जैसे कि एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां। उसके बाद बात करते हैं कीटनाशी उर्वरक मिश्रण की। तो बुवाई के समय कीटनाशियों तथा उर्वरक को मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है जिससे भूमि में उपस्थित नाशक कीटों का नियंत्रण हो सके। अब बात करते हैं कीटनाशियों के मिश्रित संरूपण की। तो आजकल 2 या उससे अधिक कीटनाशियों के सक्रिय घटकों के मिश्रण से बने हुए संरूपण का प्रचलन बहुत तेजी से हो रहा है। इस प्रकार के संयोजन को संयुक्त क्रिया के नाम से भी जाना जाता है और इनमें संयुक्त अभिसालु क्रिया होती है। इनमें कौन सी क्रिया होती है? तो इनमें अभिसालु क्रिया होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।